एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर अब हम लोग प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहले हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी मतलब होता है माँ बाप से, मीन्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो करेक्टर्स पहुँचते हैं, इस करेक्टर के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और जिस प्रोसेस द्वारा ये पहुंच रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। मीन्स जैसे माँ बाप से बच्चों के अंदर लंबाई का कोई कैरेक्टर पहुंच गया तो ये क्या है, हेरिडिटी है। मतलब जो चीज़ पहुंच रही है वो हेरिडिटी, कैसे पहुंच रही है ये क्या है, इनहेरिटेंस है। वेरिएशन मतलब होता है कि अगर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कोई करेक्टर गया, अगर उसमें कोई वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजमेंट आते हैं, ठीक, तो वो वेरिएशंस हमारा क्या कहलाता है, वो चीज़ हमारा डिफरेंस क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। अगर हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन इन तीनों चीज़ों को एक साथ स्टडी करते हैं तो बायो की जिस फील्ड में इसको एक साथ स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था, बैटसन ने दिया था, 1906 में दिया था। इसीलिए लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोला जाता है ग्रेगर जॉर्डन मेंडल। भले ही टर्म बैटसन ने दिया है लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉर्डन मेंडल को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स के फील्ड में अपना वर्क दिया है। अब बात करते हैं कि जेनेटिक्स के फील्ड में मेंडल से पहले क्या कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज वगैरह दी थी जेनेटिक्स को समझाने के लिए, तो बिल्कुल दी थी। तो कुछ थ्योरीज के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आती है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी एक थ्योरी थी जिसमें जो किसने दी थी, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉइस्ट वेपर थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था कि बॉडी का चाहे कोई भी पार्ट हो, मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसके पुराने ऑर्गेनिज्म से बॉडी के पार्ट से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे। ये सभी वेपर्स एग्रीगेट हो जाएंगे, मीन्स एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बना देते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसने बोला था, पाइथागोरस ने बोला था। और इसी थ्योरी को मॉइस्ट वेपर थ्योरी बोला गया था, जो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बोला था कि जब मेल जो होता है ना उसमें प्योर ब्लड होता है, मीन्स मेल में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, जबकि फीमेल में कैसा है, इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड जब इम्प्योर ब्लड के साथ में जाकर मिल जाता है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर जब प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के साथ मिलेगा तो कोगुलेट हो जाएगा फीमेल की बॉडी में, जिससे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और उस एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया था, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। क्या बोल दिया था, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी बोल दिया था। ये भी नेग्लेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद आई थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी सॉमर डैम के द्वारा दी गई थी, जो एक 10 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि मेल और फीमेल दोनों ही क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दोनों ही क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। लेकिन इन गैमेट्स से बनने से पहले ही कुछ एक जो गैमेट्स यहाँ पर बने हैं उनको हमने होमोन्यूक्लियस नाम दिया था। क्या नाम दिया था, होमोन्कुलस। अब इसको दोबारा से थोड़ा समझते हैं। चाहे प्री फॉर्मेशन थ्योरी सॉमरडे ने बोला था चाहे मेल गैमेट बने, चाहे स्पर्म बन जाए, चाहे फीमेल गैमेट बने, चाहे ओवा बन जाए, इसमें दोनों में एक में पहले ही एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म पहले ही प्रेजेंट होगा और उसी पहले ही प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को, इस मिनिएचर को उन्होंने क्या नाम दिया था, होमनकुलस। क्या नाम दिया था, होमनकुलस, CULUS लिखा हुआ है, होमनकुलस नाम दिया था। और इस होमनकुलस को ही इन्होंने क्या बोल दिया था, इस होमनकुलस को ही ल्यूवेनहॉक ने स्पर्मिस्ट बोल दिया था। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोनेट, और बोनेट ने इसको बोला था ओविस्ट। अगर मेल है तो स्पर्मिस्ट और अगर फीमेल है तो ऊमिस्ट। इसके बाद थ्योरी आई जो डार्विन ने दी थी, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इन्होंने बोला था कि बॉडी के पार्ट्स कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालेंगे, इन पार्टिकल्स को या तो जेम्यूल बोलेंगे या तो पेंजीन्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जेम्यूल्स बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, पेंजीन्स बोल देंगे, PANGENES, पेंजीन्स। ये सभी जो पार्टिकल्स हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहे हैं, मेल में भी बनेंगे, फीमेल में भी। इनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जाइगोट गैमेट्स में, और गैमेट क्या बना देंगे, फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाएंगे। ये थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कहलाई, जो किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। और ये सभी थ्योरीज जो हैं वो नेग्लेक्ट कर दी गई थी
क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी साइंटिफिक रीज़न प्रूव नहीं कर सकती थी किसी भी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन का। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। देखिए, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है, जिसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंडल्स का इंट्रोडक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल कौन थे, मेंडल क्या था, मेंडल का वर्क क्या था, तो आप ये जनरली चीज़ें आप लिख सकते हैं। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई को हुआ था। 22 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करते हैं इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम देखें तो इन्होंने जिस प्लांट के ऊपर डिस्कवरी करी थी वो गार्डन पी है। आप याद रखिएगा, गार्डन पी और स्वीट पी दो आती हैं। मेंडल ने जिसके ऊपर डिस्कवरी करी थी वो गार्डन पी थी, और इस गार्डन पी का बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने कब तक ये वर्क किया था? 7 ईयर्स तक मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर वर्क किया था। 1856 से लेकर 1863 तक वर्क किया था। मेंडल ने जिस एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया था वो कहलाया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, एजाइशन मतलब एक प्रोसेस होती है, हाइब्रिड मतलब किसी दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके बनाने की। तो किन्हीं दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्स कर कर एक नया कैरेक्टर्स, एक न्यू ट्रेट बनाना, ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस किसने अपनाई थी? मेंडल ने अपनाई थी। मेंडल ने जो 7 साल तक वर्क किया था उसको किसके सामने रिप्रेजेंट किया था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। जैसे हमारी आजकल की साइंटिफिक एजेंसीज होती थी, वैसे ही नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो ब्रून में प्रेजेंट थी वो भी एक साइंटिफिक एजेंसीज थी, जिसके सामने मेंडल ने अपने वर्क को रखा था। 1865 में रखा था। और इन्होंने जो कुछ भी अपना वर्क किया था उसको प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून में एनएमएस, जो इसी की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की ही एक ब्रांच थी, उसने इसको पब्लिश किया था 1866 में। लेकिन मेंडल के वर्क को इतना देखा नहीं गया था, क्योंकि उस समय इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। सब लोग डार्विन की बात को देख रहे थे, और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक लिमिटेड एरिया तक सीमित थी, जिस वजह से इनका जो वर्क है वो पूरे वर्ल्ड में फैल नहीं पाया। मेंडल की डेथ के बाद में मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा। सबसे पहला ह्यूगो डी वरीज, दूसरे हैं कार्ल कोरेंस, और तीसरे हैं एरिक वॉन टेकमार्क, TESCHMARK, टेकमार्क। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, गार्डन पी एक छोटा सा प्लांट होता है जिसको इजीली क्या किया जा सकता है, हम लोग कैरी कर सकते हैं। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका 3 से 4 मंथ इसका लाइफ स्पैन होता है। करेक्टर्स को आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसमें ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं। उसके बाद में इसमें बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में सेल्फ पॉलिनेशन भी किया जाता है। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन जब बर्ड में हो, बर्ड वाला पॉलिनेशन होता है वो भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। गार्डन भी प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। प्योर लाइन का मतलब है कि ऐसी वैरायटी जिसके पेरेंट्स के कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को प्योर लाइन वैरायटी या ट्रू ब्रीड वैरायटी ही बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मेंडल्स ने पी प्लांट में टोटल कितने कैरेक्टर्स को लिया था, थोड़ा सा समझिएगा। कैरेक्टर्स 7 थे। कितने थे? 7 कैरेक्टर्स थे। वैरायटी जो है वो 14 थी। 14 मतलब कि हमने कोई भी कैरेक्टर ले लिया तो एक कैरेक्टर जो होएगा वो पॉजिटिव में जाएगा, एक नेगेटिव में जाएगा। अगर हम ये बोल दें तो टोटल उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन वैरायटी कितनी हो गई थी हमारे पास? 14 वैरायटी हो गई थी। अब देखते हैं इन कैरेक्टर्स को। सबसे पहला जो अगर हम बात करते हैं तो टोटल अगर हम देखें तो कितने करेक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं, तो टोटल अगर हम देखें तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है किसमें? पी प्लांट में 14 होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 14 हमारे, जैसे हम लोग बोलते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन पेयर में कितने होते हैं? 23। तो उसी तरीके 7 जो है इसमें पेयर में होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर की। सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा है वो फ्लावर का कलर है। अब जो भी कैरेक्टर होगा उसके दो डिफरेंट उसके वैल्यूज होंगे, चाहे वो डोमिनेंट फील्ड में देख लें, चाहे वो रिसेसिव में देख लें। अगर हमने बोल दिया हमने कैरेक्टर लिया है कौन सा? फ्लावर का कलर लिया है, तो फ्लावर का कलर के दो एलीज हैं, या तो डोमिनेंट होगा या फिर क्या होगा? रिसेसिव होगा।
हर एक करेक्टर एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक जीन का जो होगा वो एक करेक्टर होगा। हमने कह दिया कि इसका जीन का करेक्टर है यहाँ पर फ्लावर कलर, जिसमें उसके दो एलील्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, या तो फ्लावर का कलर रेड होगा या तो क्या होगा, वाइट होगा। सीड का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा। प्लांट का हाइट कैसा होगा, टॉल होगा या फिर क्या होगा, डॉर्फ होगा। फ्लावर का पोजीशन या तो सबसे ऊपर होगा या तो बिल्कुल किनारे होगा, टर्मिनल होगा। पॉड का शेप स्मूथ होगा या फिर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। पॉड का कलर, फली का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। फ्लावर का कलर कैसा होगा, राउंड होगा या फिर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। बेटा यहाँ पर फ्लावर का कलर नहीं है, यहाँ पर फ्लावर का शेप है। तो फ्लावर का शेप कैसा होगा, राउंड हो सकता है और क्या हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए मेंडल में जो क्रोमोसोम्स थे, कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 7 कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे केवल 4 क्रोमोसोम पर। कौन कौन सा, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। नंबर ऑफ आपको क्रोमोसोम्स ही याद रखने हैं, टोटल 7 होते हैं, लेकिन जिसमें फर्स्ट क्रोमोसोम पर कैरेक्टर अवेलेबल था, फोर्थ क्रोमोसोम पर 3 कैरेक्टर थे, फिफ्थ पर 1 था और सेवेंथ पर 1 कैरेक्टर है। जो 7 कैरेक्टर्स थे ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। मेंडल उस समय इन कैरेक्टर्स जो जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं उसको जीन को नहीं जानता था। मेंडल ने इस जीन की जगह किस वर्ड का यूज किया है, फैक्टर का यूज किया है। तो मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स देखे थे वो किसके द्वारा कंट्रोल होते थे, फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होते थे। अगर हम देखें तो पाइसम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14 होते हैं। हैप्लॉइड सेट का मतलब जैसे हम लोग बोलते थे 46 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट हमारे अंदर कितने होते हैं, 23। तो सेम हैप्लॉइड सेट कितने होते हैं, 7 होते हैं। सातों कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, 1, 4, 5 और 7। इजी वे में याद करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, जो भी फर्स्ट क्रोमोसोम होगा वो कलर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैरेक्टर का कौन सा कैरेक्टर लिया हमने, फर्स्ट क्रोमोसोम पर कलर का कैरेक्टर है। कौन कौन से, चाहे फ्लावर का कलर हो चाहे वो सीड का कलर हो। प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन और पॉड का शेप, ये तीनों कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फोर्थ क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। फ्लावर का शेप कौन कंट्रोल करता है, सेवेंथ क्रोमोसोम करता है। और जबकि फिफ्थ क्रोमोसोम, ये 5 लिखा हुआ है, जबकि फिफ्थ क्रोमोसोम जो है वो पॉड के कलर को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। अब हम लोग मेंडल के बात करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की। मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता है एक, हाइब्रिड मतलब होता है किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर जब नई चीज बनाई जाती है तो उसको हमने बोल दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टोटल कितने कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे। तो मेंडल ने ऐसे 2 प्लांट लिए जिनके 6 कैरेक्टर तो सेम थे, लेकिन कितना कैरेक्टर अलग था, एक कैरेक्टर अलग था। और वो एक कैरेक्टर कौन सा उन्होंने ले लिया था, हाइट। क्योंकि हाइट में आपने देखा था 7 कैरेक्टर्स में एक हाइट ऑफ स्टेम था, हाइट ऑफ स्टेम, जिसमें 2 एलीज थे। एक या तो हमारा क्या होगा, टॉल होगा, एक क्या होगा हमारा, डॉर्फ होगा। तो मेंडल ने एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसका हाइट टॉल था, एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसका कैसा था, डॉर्फ था। मेंडल ने दोनों को क्रॉस कराया, एक को उन्होंने मेल मान लिया और एक को उन्होंने क्या मान लिया, फीमेल मान लिया, और एक को उन्होंने मेल मान लिया। जब क्रॉस कराया तो सबसे पहली जनरेशन जो निकल कर आई उसमें केवल और केवल दोनों पेरेंट्स में से एक के कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई पड़े। उन्होंने क्या किया, जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में दिखाई पड़े उसका सेल्फ करवा दिया, मतलब कि ऐसे ही सेम प्लांट से करवा दिया। जो प्लांट F1 में बने थे उन्हीं 2 प्लांट का लेकर करवा दिया। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखने पर पता लगाया कि फिनोटिपिक जो रेशियो है वो 3:1 है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो कैसा है, 1:2:1 है। जैसा उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया वैसा ही उन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया। और डाई और ट्राई हाइब्रिड तीनों ही क्रॉस करने के बाद में मेंडल ने बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है वो 3 बेसिस पर काम करता है। और टोटल उन्होंने 4 प्रिंसिपल इसको समझाने को दिए। सबसे पहला जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। किस तरीके से जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग अब जीन बोलते हैं, लेकिन मेंडल उस वर्ड को नहीं जानते थे, तो उन्होंने फैक्टर्स को बोला किस तरीके से पेयर्ड फैक्टर्स पाए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, या फिर प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो प्रिंसिपल 4 दिए गए थे मेंडल्स के द्वारा, इनको कार्ल कोरेंस ने
4 लॉज के ना दे करके उन्होंने कितने लॉज में कन्वर्ट कर दिया, 3 लॉज में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल इन्होंने लॉ में कन्वर्ट नहीं किया था कार्ल कोरेंस ने, तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स को उन्होंने लॉ नहीं माना था। किसने? कार्ल कोरेंस ने। आउट ऑफ 3, जिसमें से जो 3 लॉज बने उनमें से 2 में एक्सेप्शंस है। ओनली जो 2 सेकंड लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। अब हम लोग पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में बताया कि मदर और फादर से जो कैरेक्टर कहाँ जाते हैं, बच्चों के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बच्चों के अंदर जाएंगे। वो जो लेकर जाता है उस चीज को, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स। मीन्स मदर और फादर से अगर कोई कैरेक्टर बच्चों में जाएगा तो उसको ले जाने वाले जो भी चीज़ होगी, जो भी चीज़ है, तो मेंडल ने उसको क्या बोल दिया? फैक्टर, जिसको हम लोग अब क्या जानते हैं? जीन्स के बारे में जानते हैं। तो ये जीन होते क्या हैं? जीन डीएनए का एक पार्ट होता है जिस पर फिक्स्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि जिनसे डीएनए बनता है, कंपोनेंट्स, मतलब बेस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। जब ये 3 कंबाइंड हो जाते हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। दूसरी चीज, जीन की पोजीशन जो होती है, जीन जहां पर क्रोमोसोम में फिक्स्ड होगा, जहां पर पाया जाएगा, उस जगह को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। तो हमने 3 चीजें जानी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था जीन क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है, पार्ट होता है। इस पर फिक्स्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जीन क्रोमोसोम पर जब पाए जाएंगे, जीन जब क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकाई बोलते हैं। जीन का काम होता है एमआरएनए बनाना। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से कुछ भी बनेगा। और जो मेंडल ने लिया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था? स्टेम की हाइट ली थी। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए प्रोटीन बनाई। प्रोटीन कैसी है? ग्रोथ हार्मोन की तरह बनी, और ग्रोथ हार्मोन ने उसको प्लांट को क्या कर दिया? टॉल। अगर नहीं बनती तो प्लांट कैसा रह जाता? डॉर्फ रह जाता। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपको समझने हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ फियर फैक्टर में उन्होंने बताया था कि मदर और फादर से जो कैरेक्टर जाते हैं बच्चों के अंदर, वो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग क्या बोल दिया? फैक्टर्स बोल दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। उन्होंने एक चीज और बोला था, जब कभी भी क्रॉस करवाया जाता है, तो जब कभी भी क्रॉस हमेशा डोमिनेंट ट्रेट्स में करवाया जाएगा तो दोनों को कैपिटल में लिखा जाता है। अगर किसी का रिसेसिव से करवाया जाता है तो रिसेसिव से करवाने वाले जिसको भी, जो भी लिखा जाएगा, वो उसको हमेशा किस लेटर में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यूनिट फैक्टर्स की अगर हम बात करें, यूनिट फैक्टर जिसको हम लोग अब क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। हर एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। अब जरा समझिए अल्टरनेटिव फॉर्म का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक ये क्रोमोसोम का है, एक ये क्रोमोसोम है। हमने बोल दिया ये क्रोमोसोम ये मदर से आया है और ये कहाँ से आया है? फादर से आया है। दोनों ही फर्स्ट क्रोमोसोम है। फर्स्ट क्रोमोसोम मदर का है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम फादर का है। इसमें यहां पर एक जीन है और इसमें यहां पर भी एक जीन है। दोनों ही जीन जो है उनका काम है किसको कंट्रोल करना? हाइट को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? हाइट को कंट्रोल करना। ये मदर के अंदर आया, ये भी अपने अंदर हाइट का कैरेक्टर लेके आया। फादर से आया, वो भी अपने अंदर हाइट का कैरेक्टर लेके आया। लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर ये कंट्रोल करेगा डॉर्फनेस को, मतलब जो मदर अगर छोटी है तो वो डॉर्फनेस के कैरेक्टर को लेके आई, और फादर अगर टॉल है तो कैसा लेके आया? टॉलनेस को कैरेक्टर को लेके आया। ये दोनों ही जीन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं या अपोजिट फॉर्म होती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। तो यूनिट फैक्टर किसकी तरह होते हैं? जीन की तरह होते हैं। हर एक जीन की क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। एलील्स, या फिर अब ये अगर 2 हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिलोमॉर्फिक पेयर बोलते हैं। दोनों क्रोमोसोम्स जिन पर एलील्स प्रेजेंट हैं, ये एक मदर से आया था, एक फादर से आया। तो ऐसे क्रोमोसोम जो एक ही जैसे होते हैं, इन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मींस ऐसे क्रोमोसोम जिनका सिमिलर साइज होता है, सिमिलर सेंट्रोमियर पाया जाता है, ये जो हमारा ये सेंट्रोमियर पाया जाता है, और सिमिलर पोजीशंस पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अगर इस होमोलॉगस के
दोनों पर डॉर्फ होगा, दोनों पर क्या होगा, डॉर्फ होगा। डॉर्फ मतलब अभी हमने देखा था रिसेसिव ट्रेट होता है, तो उसको किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर यहाँ पर दोनों पर टॉल होता तो इसमें दोनों को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी से लिखते, मीन्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स नो ब्लेंडिंग अकर, मतलब कि यहाँ पर ब्लेंडिंग का मतलब है कि कोई मिक्सिंग नहीं होगी। मीन्स जो करेक्टर मदर से आएंगे, जो करेक्टर फादर से आएंगे, वो दोनों करेक्टर अपने आप को अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक ने दूसरे करेक्टर को सप्रेस कर दिया, दूसरे वाले ने पहले के करेक्टर को सप्रेस कर दिया। मीन्स यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। दूसरी चीज, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। आउट ऑफ टू एलील्स, जो दोनों एलील्स पेरेंट से आ रहे हैं, वो दोनों एलील्स जो होंगे वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें एक एवल हो पाएगा एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एलील्स। जैसे मेंडल ने क्या किया, दो प्लांट ले लिए, एक टॉल प्लांट था और दूसरा कैसा प्लांट है, डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट में क्रोमोसोम एक मदर से था, एक फादर से था। मदर वाले पर जो एलील था वो भी कैपिटल टी, फादर वाले पर जो एलील था वो भी कैपिटल टी। यहाँ पर भी उन्होंने प्लांट लिया जिस प्लांट के अंदर एक मदर से आया, एक फादर से आया। यहाँ पर भी डॉर्फनेस का था तो स्मॉल टी, यहाँ पर भी डॉर्फनेस तो स्मॉल टी। इन्होंने जब गैमेट्स बनाए तो ये वाला टी अलग हो गया, ये वाला टी अलग हो गया, ये वाला टी अलग हो गया, ये वाला टी अलग हो गया। हम लोग भी देखते हैं कि जब स्पर्म बनता है टेस्टीज में जब स्पर्म बनते हैं तो हम लोग भी 2n होते हैं, लेकिन स्पर्म कैसा होता है, n होता है। मीन्स गैमेट के टाइम पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। गैमेट्स के टाइम पर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जीन्स भी यहाँ पर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। हमने देखा इसका क्रॉस इससे करवा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया, इसका इससे करवा लिया तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट चार बने हैं, चारों के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यही आ रहा है। तो हमने देखा कि जो F1 इंडिविजुअल बने हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट है। कैसे हैं, टॉल प्लांट। मीन्स आए तो दो एरियल्स थे, एक टॉल भी आया था एक डॉर्फ भी, लेकिन उनमें से केवल एक ने ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया, वो टॉलनेस का कैरेक्टर था, जिसको हमने क्या बोल दिया, डोमिनेंट एलील्स। जो छुप गया डॉर्फनेस का उसको हम लोग बोल देते हैं रिसेसिव एलील्स। क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील बोलते हैं। जो छुप गया है उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिसेसिव एलील नाम दे दिया। रिसेसिव एलील कौन सा है, स्मॉल टी। डोमिनेंट एलील कौन सा है, कैपिटल टी। तो अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो हमारा आता है 3:1, मतलब कि 3 प्लांट दूर से हमको देखने को इसका रेशियो कितना आएगा, पूरे के पूरे सारे के सारे प्लांट 4 होंगे, और 4 के 4 कैसे होंगे, टॉल होंगे। कैसे होंगे, टॉल होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लॉस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लॉ जो हमारा आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला, देखिए मेंडल ने प्रिंसिपल दिए थे और इसको कन्वर्ट किसने किया था, कार्ल कोरेंस ने किया था। तो कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया, लेकिन कहा किसने है, मेंडल ने। मेंडल ने बोला था कि जब कभी भी F1 इंडिविजुअल्स जो हैं उनका जब कभी भी हमको क्या कराना हो, क्रॉस कराना हो, और क्रॉस कराने के वक्त में जब हमें पता है कि भाई इसका जब हमें क्रॉस कराना है और F1 इंडिविजुअल में कैपिटल टी भी है और क्या है, स्मॉल टी भी है, तो ये पहली बात तो होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी दोनों फैक्टर्स, टॉल का कैरेक्टर और डॉर्फ का, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी भी ये मिक्स नहीं होते हैं। जब कभी भी गैमेट बनेंगे तो गैमेट बनने के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसमें क्या नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी, तो कोई भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। जब कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है तो हम लोग हर एक एलील्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। अब इन्होंने कैसे किया, इन्होंने सेम उसी तरीके से लिया। सबसे पहले दो पेरेंट लिए, एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट से गैमेट्स बने, उनमें कैपिटल टी, डॉर्फ से बने स्मॉल टी।
F1 इंडिविजुअल हमारा आ गया, तो F1 इंडिविजुअल हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने एक सेम ऐसा ही प्लांट ले लिया जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसका क्या करा दिया, सेल्फ करा दिया। सेल्फ कराने पर हमको पता चला कि दो इस तरीके का बॉक्स बनाए, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। चाहे तो हम डायरेक्ट क्रॉस कर लें, चाहे तो हम लोग पनेट स्क्वायर बनाकर क्रॉस करें। अब पनेट स्क्वायर जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने पता चला कि जो तीन जो हैं वो दूर से देखने पर तो टॉल है और एक दूर से देखने पर कैसा है, डॉर्फ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 प्लांट्स बनते तो 100 में से 75 हम लोगों को दूर से टॉल दिखाई पड़ते और 25 उनको कैसे दिखाई पड़ते, डॉर्फ दिखाई पड़ते। इसी का इन्होंने जब जीन के आधार पर रेशियो देखा कि भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पे भी तो हम देखें, तो हमें पता चला कि होमोजीनियस जो है टॉल एक है, दो हेट्रोजीनियस टॉल हैं और एक होमोजीनियस डॉर्फ है। इस चीज को निकालने के लिए उन्होंने मैथमेटिकली उसका यूज किया, मैथमेटिक्स का यूज किया, क्योंकि ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, इसीलिए इनके वर्क को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मैथमेटिकली उन्होंने कैसे किया, उन्होंने बायनोमियल एक्सप्रेशन का यूज किया। उन्होंने बोला कि टॉल की जो प्रोबेबिलिटी है और डॉर्फ की जो प्रोबेबिलिटी है, हमने उसको क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। हमने ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलनेस को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉर्फनेस को। इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, सेम उसी तरीके से। तो हमने देखा इसका जब स्क्वायर देखा तो 1/1/2 टी, 1/2 टी, प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी तो ही होगी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको भी हाफ लिख लिया, 1/2 टी, 1/2 टी। तो हमने इसको क्या कर दिया, आधे आधे में ब्रेक कर दिया। जो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीका डेमोन्स्ट्रेशन निकल के आया। तो हमको पता चला 1/4 क्या है, टॉल है, 2/4 क्या है, टॉल हेट्रोजीनियस टॉल है, 1/4 क्या है, होमोजीनियस डॉर्फ है। इससे ये पता चला जितनी भी हमने 4 वैरायटी ली उनमें से एक टॉल है पूरी होमोजीनियस, एक डॉर्फ है पूरी होमोजीनियस, और केवल 1/2 आधे जो हैं वो कैसे हैं, मिक्सिंग में है, मतलब कि दो जो हैं वो हमारे हेट्रोजीनियस टॉल होंगे। अभी तक मेंडल ने केवल और केवल कितने कैरेक्टर्स लिए थे, एक कैरेक्टर लिया था, वो हमारा था स्टेम ऑफ हाइट। इस बार मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड मतलब कि दो चीज़ों का, दो कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या किया, इंटरमिंगल्ड किया, मतलब कि दो कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने क्रॉस करना स्टार्ट किया। दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि ऐसा नहीं था कि एक कैरेक्टर दूसरे के एक्सप्रेशन में कोई भी बाधा करेगा। दोनों जो जीन्स बने, उन दोनों जीन से जो क्रॉस निकल के आया हाइब्रिडाइजेशन से, उसी को उन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला। अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ा देखेंगे। मेंडल ने दो प्लांट लिए। एक प्लांट के जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो करेक्टर था, सीड का करेक्टर जो है, यहाँ पर उन्होंने एक सीड लिया जिसका कलर तो कैसा था, राउंड, सॉरी शेप कैसा था, राउंड, और कलर कैसा है, येलो। आपको पता है हर एक जीन के कितने हर एक जीन जो होता है वो किस में होता है, डबल में होता है। मीन्स ए होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होगा, एक पर आर होगा तो दूसरे पर भी आर होगा। येलो वाला एक पर वाई तो दूसरे पर भी वाई। दूसरा प्लांट शेप रिंकल्ड, कलर ग्रीन। इस तरीके से जब उन्होंने अब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स में कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने एक गैमेट ले लिया जिसके अंदर एक आर भी है और एक वाई। इसी तरीके दूसरा गैमेट होगा, उसके अंदर भी एक आर और एक वाई होगा। तो हमने एक ही को लेकर यहाँ पर एक्सप्रेस किया। यहाँ पर स्मॉल आर, एक यहाँ पर दो हैं, तो गैमेट्स कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाएंगे। तो हमें एक आर इधर ले लिया, एक आर वाई इधर ले लिया। F1 जनरेशन में जो प्लांट बने, उन प्लांट्स के अंदर कलर कैसा था, राउंड था, और सीड का शेप राउंड था, और कलर कैसा था, येलो था। तो हमने कहा कि येलो एंड राउंड जो है वो F1 जनरेशन में बनने वाला सीड है। लेकिन ये जो सीड बन रहा है इसमें हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है। मीन्स एक आर बड़ा भी है और एक आर छोटा भी है, एक वाई बड़ा भी है, एक वाई छोटा भी है। और इसके बाद में इन्होंने क्या कराई, इसकी सेल्फिंग कराई, मतलब कि F2 जनरेशन बनाना चाहा। जब इन्होंने F2 जनरेशन बनाया
तो F2 जनरेशन में कुछ इस टाइप से गैमेट्स बने। अब इन गैमेट्स को कैसे बनाया था ये भी समझ लीजिए। अगर आपको गैमेट बनाने नहीं आते तो आप क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, सिक्सटीन कॉलम बनाए हमने। 16 कॉलम में इधर साइड मेल गैमेट लिखेंगे फीमेल, और इधर साइड मेल गैमेट। हमने बनाया था, जो हमने देखा था F1 जनरेशन में जो प्लांट बने थे उनमें एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, पहले दो कैपिटल वाई लिख देंगे, दो स्मॉल वाई एक साइड में, और एक इसी साइड सेम अदर साइड कर देंगे, दो कैपिटल वाई, दो स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस तरीके से हमने कर लिया। जब हम ये करते हैं तो अब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके का आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर बन के आएगा, जिनमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो हमारे हैं, ये कितने पेयर हमारे बन के आ जाएंगे। 9 जो है वो हमारे कैसे बन के आएंगे, राउंड एंड येलो बन के आएंगे। 3 जो हैं वो हमारे कैसे बन के आएंगे, राउंड एंड ग्रीन बन के आएंगे। उसके बाद में रिंकल्ड येलो जो है वो हमारे कैसे बन के आएंगे, 3 बन के आएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन कितना बन के आएगा, 1 बन के आएगा। तो हम देखते हैं F2 जनरेशन में जो रेशियो निकल के आता है वो कितना आता है, 9:3:3:1। ये कैसा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो जो हमारा है वो निकल के आएगा 1:2:1:4:2:1:1। आप काउंट कर लीजिएगा, 16 ही होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने जो भी प्लांट बनाए वो 16 बनाए। जब मेंडल ने क्रॉस कराया था, तो मेंडल ने जब क्रॉस करा के उसको खत्म किया था तो अप्रॉक्स 556 प्लांट्स बने थे F2 जनरेशन में, जिसमें येलो राउंड कितने थे, 315, ग्रीन राउंड कितने थे आपके, 108 थे। येलो येलो और राउंड कैसे थे, येलो और रिंकल्ड कितने थे, 101, और ग्रीन और रिंकल्ड कितने थे, 32 थे। तो अगर आप कभी आपसे F2 जनरेशन एग्जैक्ट पूछ रहे हैं तो 556 प्लांट बने हुए थे। इसी तरीके से उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी किया था। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 3 कैरेक्टर लिए थे, टॉल का स्टेम भी इन्होंने ले लिया था, सीड का कलर आपने देखा ही है, सीड येलो कलर के सीड लिए थे और राउंड कलर का सीड ले लिया था। तो टॉल, येलो सीड और राउंड दो पहले से ही आपके पास थे, एक उन्होंने टॉल का कैरेक्टर और बढ़ा लिया था। इसके बाद जब उन्होंने क्रॉस कराया था तो कुछ इस तरीके का फिनोटिपिक रेशियो आया था, 27:999:333:1। तो ये जो है ये ट्राई हाइब्रिड रेशियो है, जो किसमें देखा गया था, मेंडल ने देखा था जब उन्होंने क्रॉस किया था। अगर हम बात करते हैं मेंडल्स के इन लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेंडल ने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत सारा वर्क किया था, जिस वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। सबसे पहले अगर इम्प्रूवमेंट, प्लांट की क्वालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लांट ब्रीडर्स किसकी हेल्प लेते हैं, मेंडलिज्म की लेते हैं। एनिमल्स के अंदर कोई भी चीज़ चाहिए, एनिमल की रेसेस में मीन्स स्पीसीज में कोई चेंजमेंट करना है अपने, ताकि मिल्क को इम्प्रूव, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एग को, मीट को, या अदर कोई भी प्रोडक्ट जो एनिमल से मिलते हैं उसमें अच्छा करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मेंडल्स लॉ का यूज़ करते हैं। और मेंडल्स यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर डिस्प्यूट टाइम पर चाइल्ड ब्लड ग्रुप पता लगाया जा सके तो उसके लिए भी हम लोग मेंडल्स इनहेरिटेंस का ही यूज़ करते हैं।